दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसा किंग सीजन 3, जिसमें आप देखेंगे ड्वाइट मैनफ्रेडी, जो कि एक खूंखार बॉस है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दारू की डिस्टिलरी खोल लेता है। लेकिन दूसरे माफिया जो उसके हर धंधे पर नजर रखे हुए हैं, उसकी डिस्टिलरी को हथियाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो ड्वाइट मैनफ्रेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ये माफिया बॉस उनके साथ कैसे टकराएगा, या यूं कहें कि उनको कैसे अपने रास्ते से हटाएगा, ये देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने इसके पिछले 2 सीजन नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। ये सीरीज खत्म करने के बाद आप उनको भी देख लेना। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। इसके पिछले 2 सीजन में हमने देखा कि ड्वाइट मैनफ्रेडी एक लंबी जेल की सजा काटने के बाद जब अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस उसको टल्सा भेज देता है और कहता है, आज से तुम वहां के बादशाह हो, जाओ जाकर मौज करो। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। मैनफ्रेडी जब टल्सा आता है तो ना ही इसके पास पैसा था और ना ही लोग। फिर धीरे धीरे इसने दूसरों के छोटे छोटे बिजनेस हथियाए और फिर अपनी एक बड़ी सी टीम बना ली, जिसके दम पर इसने टल्सा पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले सीजन के एंड में ड्वाइट मैनफ्रेडी को FBI एजेंट मैकरेडी पकड़ कर ले जाता है। अब आगे फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं ड्वाइट मैनफ्रेडी एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने खड़ा था मैकरेडी, जो कि बहुत ही खतरनाक FBI एजेंट है। इस समय उसके चेहरे पर बहुत ही गंदी सी मुस्कुराहट है। फिर मैनफ्रेडी उससे मार्गरेट के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि मार्गरेट कैसी है। लेकिन मैकरेडी बड़े ही लापरवाह ढंग से जवाब देता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। फिर मैकरेडी अपना असली रंग दिखाता है और मैनफ्रेडी की पुरानी यादें ताजा करते हुए कहता है कि तुम्हें याद है, तुमने मेरे एक खबरी रिपल को मारा था, वो मेरा बहुत ही खास आदमी था। अब उसकी ही मौत की वजह से मैनफ्रेडी को अपने 25 साल जेल में काटने पड़े थे। ये सब बातें सुनकर मैनफ्रेडी पूछता है कि क्या तुम 25 साल पुराना बदला लेने के लिए आए हो। मैकरेडी कहता है, नहीं, ये सिर्फ एक 25 साल पुराना बदला नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम जेल से बाहर आए, फिर तुमने लोगों को मारा और मरवाया, मेरे पास तुम्हारी पल पल की इंफॉर्मेशन है। फिर ऐसे ही मारते मरवाते तुमने टल्सा में अपनी एक पूरी गैंग खड़ी कर ली। तुम्हें क्या लगता है मैं सब बैठा बैठा ये सब देखता रहूंगा? लेकिन मैनफ्रेडी अब ये फालतू का भाषण सुनते सुनते थक चुका था, इसलिए वो सीधा ही मुद्दे पर आता है और कहता है, ये लेक्चर देना बंद करो और ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मुझसे कोई सौदा करना चाहते हो? फिर मैकरेडी उसके कान के पास जाकर धीरे से धमकी देता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं जब भी तुम्हें फोन करूं तुम्हें उठाना होगा और जो भी गंदे से गंदा काम करने को कहूं वो तुम्हें करना होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी ये पूरी गैंग, तुम्हारे पोते पोती और तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया, मैं सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। फिर कुछ देर बाद कुछ ऑफिसर्स मैनफ्रेडी को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अब मैनफ्रेडी जेल से तो बाहर आ गया था, लेकिन एक नए किस्म के पिंजरे के अंदर कैद हो गया था। अब मैनफ्रेडी को वापस देखकर बिगफुट उसका स्वागत करता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस समय मैनफ्रेडी के कंधों पर कितना भारी बोझ पड़ गया है। अब किसी को भी डाउट ना हो, इसलिए मैनफ्रेडी कहता है कि मैं नींद में चलते हुए बहुत आगे निकल गया था। अब बिगफुट को मैनफ्रेडी की झूठी मुस्कुराहट पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। फिर अगले दिन मैनफ्रेडी मार्गरेट के फार्म हाउस पर जाता है और उसका हाल चाल पूछता है। वो पूछता है कि उस रात मुझे ले जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? मार्गरेट कहती है, कुछ भी नहीं, वो लोग गन्स लेकर आए और तुम्हें यहाँ से ले गए, लेकिन वो लोग थे कौन और तुम इतना परेशान क्यों हो? फिर मैनफ्रेडी मार्गरेट को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैकरेडी नाम के एक एजेंट ने मुझे अपना खबरी बनने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी हर पल पल की खबर रखता है और उससे मेरी फैमिली को भी खतरा है। जब तक कोई रास्ता ना मिल जाए मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई आंच आए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन मार्गरेट उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन इन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर इनका दिल टूटने वाला है। फिर बिगफुट के साथ गाड़ी में बैठते हुए मैनफ्रेडी का फोन बजता है
और फोन पर विंस बात करता है, जो कि न्यूयॉर्क का एक गुंडा है। मैनफ्रेडी उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंस एक बहुत ही नीच हरकत करता है और कहता है, मैनफ्रेडी मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे पोता पोती कहाँ खेल रहे हैं। अब ये बात सुनते ही मैनफ्रेडी के पांव तले से जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि अब ये भी मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ दिनों बाद शहर में एक फेस्टिवल चल रहा था और मैनफ्रेडी भी इस समय वहीं पर था। तभी अचानक वहां पर गुडी आ जाता है और मैनफ्रेडी को विंस के बारे में बताता है और फिर उन दोनों की मीटिंग फिक्स कर देता है। मीटिंग में विंस बड़े ही स्टाइल से बैठा था और मैनफ्रेडी को कहता है कि इन्वेरस फैमिली पर तुम्हारा कर्ज है क्योंकि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हें मेरी टीम और अपना इलाका दूंगा। अब ये सब बातें कर विंस उसके सामने एक बड़ा सा लालच रखने की कोशिश करता है और कहता है, मैनफ्रेडी तुम न्यूयॉर्क में अपनी पुरानी फैमिली को वापस स्ट्रॉन्ग करो और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन मैनफ्रेडी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो तुरंत समझ जाता है कि इसमें कोई ना कोई झोल जरूर है। फिर बातों ही बातों में मैनफ्रेडी समझ जाता है कि विंस असलियत में टल्सा के मुनाफे में अपना हिस्सा चाहता है। 25 साल तक जेल की कोठड़ी में अकेले सड़ने के बाद मैनफ्रेडी अब किसी के साथ भी अपना राज बांटने के मूड में नहीं था, इसलिए वो इस ऑफर के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और कुर्सी से उठते हुए कहता है, यहाँ का राजा मैं हूँ और मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है। अब ये बात सुनते ही विंस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कार सिटी में हमारा पुराना साथी मिच मैनफ्रेडी के साथ काम कर रहा था, लेकिन मिच इस हर रोज की घिसी पीटी जिंदगी से तंग आ चुका है। तभी वहाँ पर क्लियो मोंटेग्यू आती है, जो कि हाई स्कूल में मिच की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उतनी ही खूबसूरत है जितनी वो पहले हुआ करती थी। फिर बातों बातों में वो मिच को बताती है कि मेरे पापा थियो की डिस्टिलरी यानी कि शराब का धंधा बहुत ही घाटे में चल रहा है। दोस्तों, डिस्टिलरी वो होती है जहाँ पर शराब बनाई और बेची जाती है। फिर वो बताती है कि मेरे पापा अपने इस धंधे को जेरेमिया को बेचने वाले हैं और जेरेमिया कोई आम आदमी नहीं है, वो एक लोकल दारू का बड़ा बिजनेसमैन है और थियो का दुश्मन भी। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि थियो को अपना पूरा बिजनेस अपने दुश्मन को ही बेचना पड़ रहा है क्योंकि कोई और उसकी शराब खरीद ही नहीं रहा। अब मिच को इस काम में अपना सुनहरा भविष्य दिखाई देता है, इसलिए वो मैनफ्रेडी के पास जाता है और कहता है, तुम ये डिस्टिलरी खरीद लो, फिर हम दोनों इसको मिलकर चलाएंगे और आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। अब मैनफ्रेडी को ये आइडिया पसंद तो आता है, लेकिन वो थोड़ा डरता है क्योंकि एक तरफ तो मैक्रेडी का फंदा पहले से ही उसके गले में है और दूसरी तरफ जेरेमिया से पंगा लेना यानी आफत को दावत देने जैसी बात होगी। लेकिन फिर भी मैनफ्रेडी मोंटेग्यू के साथ उसके पिता थियो से मिलने के लिए जाता है और उनको समझाने की कोशिश करता है, थियो तुम जेरेमिया के साथ इस डील से पीछे हट जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर पैसे दूंगा और तुम्हारा परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन थियो डर के मारे थर थर कांप रहा था, उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो डरते हुए कहता है, मैं नहीं कर सकता, जेरेमिया ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है और वो मेरे फैमिली फ्रेंड भी रह चुके हैं, इसलिए मेरे सारे राज जानते हैं। तभी जेरेमिया का बेटा कोल बाहर आकर मिच और क्लियो से मिलता है। दरअसल ये भी क्लियो को पसंद करता है और मिच को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर थियो सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं बोधी इस समय गुस्से में था। उसका धंधा तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन उसको बिल को जो पैसे पहुंचाने का काम मिला है वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिल वही आदमी है जिसने पिछले सीजन में बोधी के दोस्त जिमी का खून किया था। फिर बोधी गुस्से में कहता है, हम उस कातिल को पैसे क्यों दे रहे हैं, उसने मेरे दोस्त को मारा इसलिए। लेकिन तभी जवान उसको फटकार लगाती है और कहती है, ये मैनफ्रेडी का हुक्म है, इसलिए चुपचाप जाओ और टाइसन और ग्रेस को भी अपने साथ ले जाओ। फिर वो तीनों ही एक नई इलेक्ट्रिक कार में वहां से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कार की बैटरी डाउन हो जाती है। फिर टाइसन मजबूरन मैनफ्रेडी के पास फोन करता है और मैनफ्रेडी बिल के पास। अब क्योंकि बिल को उनकी हेल्प करने के लिए अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा, इसलिए वो फोन पर भड़क जाता है। फिर फोन रखते ही मैनफ्रेडी मन ही मन सोचता है कि ये साला हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है। तभी जब पैसे देने की बारी आती है तो ग्रेस अपना बैग खोलती है, लेकिन बैग खोलते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बैग के अंदर पैसों की जगह कॉमिक बुक्स ही भरी पड़ी थी क्योंकि बोधी ने गुस्से में आकर वो पैसे बदल दिए थे। फिर ये सब देखकर बिल के गुंडे अपना आपा खो देते हैं और टाइसन और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। फिर बोधी को घसीटकर वापस लाया जाता है। वहां पहुंचकर बोधी का सब्र टूट जाता है और वो बिल के एक गुंडे को इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर बिल गुस्से में मैनफ्रेडी के पास फोन करता है और मैनफ्रेडी उसको समझाता है कि जिमी बोधी का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था,
जिसको तुमने मरवा दिया, इसलिए बोदी उसकी ही मौत पर गुस्सा है। तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी रात को मैनफ्रेडी के घर पर डिनर करने के लिए मार्गरेट आती है। दरअसल वो मैनफ्रेडी के लाख मना करने के बाद भी वो मैनफ्रेडी का साथ देना चाहती थी, लेकिन तभी मैनफ्रेडी के पास मैक्रेडी का फोन आता है और वो बड़े ही गंदे अंदाज में कहता है, मैंने सुना है तुम मोंटेग्यू से बात कर रहे हो, जरा संभल कर रहना। फिर फोन करते ही मैनफ्रेडी सोच में पड़ जाता है कि इसको इस बात का कैसे पता चला, जरूर हमारे बीच में कोई गद्दार है, वरना इतना सावधान रहने के बाद भी ये खबर कैसे लीक हो गई। दूसरी तरफ थियो भी जेरेमिया से मिलने पहुंच जाता है। इस समय जेरेमिया के हाथ में बोर्बन का गिलास और चेहरे पर ठंडी सी मुस्कुराहट है और वो पूछता है, क्या तुम्हारी डील पक्की है? लेकिन थियो मैनफ्रेडी के भरोसे पर अकड़ कर कहता है, नहीं, मुझे तुमसे बेहतर डील का ऑफर मिला है जो मेरी फैमिली और बिजनेस दोनों के लिए ही अच्छा है। ये बात सुनते ही जेरेमिया सुन्न हो जाता है और अपने बेटे कोल की तरफ इशारा करता है। फिर जेरेमिया के गुंडे थियो को बहुत पीटते हैं और चारों तरफ आग लगा देते हैं ताकि सब कुछ तबाह हो जाए। अब थियो की सारी विरासत जो अब तक उसने बनाई थी वो पल भर में जलकर राख हो जाती है। अब ये एक ऐसा हमला था जो मैनफ्रेडी को अंदर से तोड़ सकता है, क्योंकि वो पुराने जमाने के असूलों और ऑनर पर जीने वाला इंसान है। लेकिन मैक्रेडी भी वो फंदा है जो मैनफ्रेडी के गले में कर बन चुका है। अब मैनफ्रेडी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं थियो का वो महल जैसा घर अब पूरी तरह से जल गया है, जहां चारों तरफ राख ही राख दिखाई दे रही है। दरअसल ये कोई मामूली तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि ड्वाइट मैनफ्रेडी को सीधी सीधी धमकी थी। तभी ड्वाइट भी अपनी पूरी पलटन के साथ वहां पर पहुंच जाता है। अब उसकी आंखें इस जली हुई जगह की दीवारों को स्कैन करने लगती है और वो समझ जाता है कि जेरेमिया उसको धमकी दे रहा है कि ड्वाइट मेरे खेल से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी भी हर चीज जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन ड्वाइट के चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं है। वो इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता और ना ही चिल्लाता, बस खामोशी से इस बर्बादी को देखता रहता है, जो कि इसको अब और भी खतरनाक बना देगी। लेकिन शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि ड्वाइट मैनफ्रेडी का खून नहीं खोल रहा। फिर नेक्स्ट डे थियो का फ्यूनरल किया जाता है, जहां बहुत सारे लोग उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आते हैं। लेकिन माहौल में इस समय ऐसी टेंशन बनी हुई है जिसको आप लोग देखकर ही महसूस कर सकते हो। कई लोग तो इस टेंशन और खौफ के कारण फ्यूनरल पर आए भी नहीं। तभी गुडी ड्वाइट को थोड़ा सा साइड में लेकर जाता है और एक और बुरी खबर सुनाता है। वो बताता है कि ड्वाइट, अरमान AA मीटिंग में अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल रहा है। वो लोगों को हमारी शराब, वीड और कसिनो के राज बता रहा है। ये बात सुनते ही ड्वाइट के तेवर बदल जाते हैं, क्योंकि अगर ये बातें न्यूयॉर्क तक पहुंच गई तो ड्वाइट का एम्पायर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर वो ठंडे दिमाग से गुडी की तरफ देखकर कहता है, तुम उस पर नजर रखो, अगर उसने एक और गलती की तो उसका मैटर मैं खुद हैंडल करूंगा। लेकिन माहौल तो और भी गर्म हो जाता है जब डनमायर परिवार वहां पर अकड़ते हुए कहता है कि जेरेमिया और उसके लोग तो ऐसे चल रहे हैं जैसे ये कोई फ्यूनरल नहीं बल्कि उनकी कोई विक्ट्री परेड हो। फिर जेरेमिया सीधा ड्वाइट के पास जाता है और उसको एक ऑफर देता है, ड्वाइट, मैं तुम्हें थियो के हिस्से से 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा, बस तुम इस डिस्टिलरी से दूर रहो। दरअसल ये इतना पैसा था कि ड्वाइट पूरी दुनिया में कहीं भी मजे से रह सकता था। लेकिन ड्वाइट तो ड्वाइट है, उसको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए बल्कि उसको अपना साम्राज्य चाहिए, बिना किसी की दखलंदाजी के। इसलिए वो जेरेमिया की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अब मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अब ऐसा व्यवहार कर कर ड्वाइट ने एक गलती कर दी, क्योंकि इस समय ये लेगेसी के पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा लापरवाह प्रतीत होता है। तभी थियो की बेटी क्लियो सबके सामने कोल को ललकारती है, क्योंकि उसका दुख अब गुस्से में बदल चुका है। वो चिल्लाकर कहती है कि तुमने मेरे पापा को मारा है, तुम सब लोग कातिल हो। और कोल, जो कि एक नंबर का सांप है, वो डरने की बजाय क्लियो पर हाथ उठाने की कोशिश करता है और बस यहीं पर उससे गलती हो जाती है। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मिच बीच में आकर उसको एक जोरदार मुक्का मारता है और कोल एक ही मुक्के में ढेर हो जाता है। तभी डनमायर के लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। सोशल मीडिया पर तो अब मिच के इस मीम की बाढ़ आ जाती है। हर तरफ बस यही चर्चा होता है कि असली गैंगस्टर तो क्लियो और मिच है। अगले सीन में हम देखते हैं ड्वाइट अपने बेस पर
जुआन के साथ बैठा था। अब जुआन ने पूरी डिस्टिलरी का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया था, इसलिए वो बताती है कि जेरेमिया की ये डिस्टिलरी बहुत ही लॉस में चल रही है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उसकी शराब को हाथ तक नहीं लगा रहा, इसलिए वो उसको गैर कानूनी तरीके से बेच रहा है। फिर वो मैनफ्रेडी को समझाती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जेरेमिया से पैसा लो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई और फायदा का सौदा नहीं हो सकता। लेकिन मैनफ्रेडी कहता है कि मैं नई शुरुआत करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब यूं समझ लो कि ये मेरे लिए बिजनेस नहीं बल्कि मेरी जिद है। लेगेसी का सवाल है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलती है। वो इस घटना पर तरह तरह के बहाने बनाने लगता है ताकि इंश्योरेंस का एक भी रुपया ना देना पड़े। दरअसल यहाँ पर सब लोग बिके हुए हैं। हर ऑफिसर और पूरा का पूरा सिस्टम जेरेमिया की जेब में है, लेकिन क्लियो भी टूटने वालों में से नहीं है। वो एक ऐसा राज खोलती है जो सबकी नींद उड़ा देगा। क्लियो ड्वाइट को बताती है कि मेरे पिता थियो ने एक हिडन स्टोरेज यूनिट छोड़ा है जिसमें 50 साल पुराने बोर्बन बैरल्स भरे पड़े हैं। तुम्हें पता है ना उनकी कीमत कितनी होगी? पूरे 150 मिलियन डॉलर्स। ये सिर्फ दारू नहीं है, ये लिक्विड गोल्ड है। जेरेमिया को भी जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो डिस्टिलरी छोड़कर इसके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि यही वो खजाना है जो उसके डूबते हुए साम्राज्य को बचा सकता है। लेकिन फिलहाल उसको इस बारे में नहीं पता कि ये खजाना छुपा कहाँ है। फिर क्लियो मैनफ्रेडी को उस सल्तनत की चाबी थमा देती है जहाँ जेरेमिया कभी भी पहुंच ही नहीं सकता। अब एक झटके में ड्वाइट मैनफ्रेडी ब्रोक मॉबस्टर से बिलियनियर बन गया। फिर मैनफ्रेडी टाइसन को कहता है कल तुम अपने पापा मार्क को मेरे पास लेकर आओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करवाना है। लेकिन पंगा ये है कि मार्क मैनफ्रेडी से नफरत करता है, क्योंकि मैनफ्रेडी की वजह से ही उनके बेटे टाइसन की जान जाती जाती बची थी। फिर टाइसन की मॉम एंजी मार्क को समझाती है कि तुम ये काम मैनफ्रेडी के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे पर नजर रखने के लिए करो, और इस काम के लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ड्वाइट मैनफ्रेडी अपने आदमियों के साथ वाल्डन यूस्टेस से मिलने के लिए पहुंचता है। वाल्डन दिखने में तो बड़ा ही शरीफ आदमी है, लेकिन ड्वाइट को पता है कि जितना शरीफ ये दिखता है उतना शरीफ है नहीं। दरअसल ये जेरेमिया का गुलाम है, लेकिन फिर भी ड्वाइट मैनफ्रेडी इसको अपनी बातों में उलझाकर मेबी वाली डील के लिए राजी कर लेता है। दूसरी तरफ कोल दबे पांव आता है और क्लियो को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियो उसको वहां से भगा देती है। दूसरी तरफ बिल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी आग बबूला हो जाता है कि मैनफ्रेडी ने मुझे ये शराब वाले प्लान में शामिल क्यों नहीं किया। फिर वो इस मुनाफे में आधा हिस्सा मांगता है और मैनफ्रेडी उसको थोड़े से पैसे देकर टरका देता है। अब एक तरफ तो बिल पहले से ही न्यूयॉर्क में विंस के कान भर रहा था और दूसरी तरफ बोदी अपने दोस्त जिमी की मौत का बदला लेने के लिए साइबर वारफेयर का प्लान बना रहा था कि किलर का फोन हैक करो और उसका बैंक अकाउंट खाली कर दो, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन तभी कोल एक घटिया चाल चलता है। वो मैनफ्रेडी की बेटी जैसी लड़की स्पेंसर को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कोल स्पेंसर जैसी खूबसूरत लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो तो बस ड्वाइट मैनफ्रेडी के करीब पहुंचना चाहता था ताकि उसकी जड़ों में घुसकर उसको दर्द दे सके। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं जेरेमिया और ड्वाइट मैनफ्रेडी एक सैलून में आमने सामने हो जाते हैं। जेरेमिया धमकी देता है कि ड्वाइट मैं तुम्हारे हर चाहने वाले को जला दूंगा, लेकिन मैनफ्रेडी भी कम नहीं था। वो पलटकर कहता है जेरेमिया तुम इस जंग के लिए बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं भी खून की नदियां बहा दूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं स्पेंसर का रोल स्टैलोन की रियल लाइफ बेटी ने निभाया है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं ड्वाइट मैनफ्रेडी अपनी पूरी पलटन को इकट्ठा करते हैं। इस समय यहाँ पर टाइसन, जोना, मिच, ग्रेस, बॉडी, गुडी और बिगफुट सब मौजूद थे, लेकिन क्लियो अभी भी गायब थी। फिर ड्वाइट अपने लोगों में जोश भरते हुए कहता है कि हमें माहौल को गर्म करना है, लेकिन ध्यान रहे प्रेशर में टूटना नहीं है, क्योंकि जेरेमी तो यही चाहता है कि हम लोग प्रेशर में आकर टूट जाएं और हौसला हार जाएं। अब ड्वाइट का प्लान बिल्कुल साफ था कि प्रीमियम बोर्बन की बोटलिंग पर फोकस करो और बिजनेस को कानूनी ढंग से आगे बढ़ाओ। लेकिन तुलसा किंग की दुनिया में ये सब करना इतना भी आसान नहीं है। जब मैनफ्रेडी की टीम काम पर लग जाती है तो उसके पास एजेंट मैकरेडी का फोन आता है। मैकरेडी बड़े ही रौब से कहता है जो गाड़ी मैंने भेजी है उसमें बैठकर चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी लाइफ के नए अपडेट्स पर बात करनी है। फिर जब मैनफ्रेडी उसको नखरे दिखाता है तो मैकरेडी उसको सीधी धमकी देता है चुपचाप मेरे पास आ जाओ वरना फिर से फेडरल जेल की हवा खिला दूंगा। फिर मैनफ्रेडी अपनी कमान जोना को सौंपकर बाहर निकल जाता है और देखता है कि वहां पर एक ड्राइवरलेस कार खड़ी है। ऐसी कार देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। फिर जब मैनफ्रेडी
मैकरेडी से मिलता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि आइंदा मुझे इस तरह के रोबोटिक कचरे में बिठाया तो मैं तेरा भूत बना दूंगा। फिर वो दोनों एक सीक्रेट मिशन के लिए टेक्सास निकल जाते हैं। रास्ते में मैकरेडी बार बार अरमांड के बारे में पूछता है, लेकिन मैनफ्रेडी कहता है कि अपना ध्यान रास्ते पर रखो, फालतू की बातें मत करो। लेकिन फिर भी जब मैकरेडी नहीं मानता तो ड्वाइट मैनफ्रेडी उसको एक झूठी तसल्ली देता है कि अरमांड अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा है। लेकिन मैकरेडी को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए दोनों में फिर से टेंशन बढ़ने लगती है। फिर ड्वाइट अपनी बात घुमाकर मिशन पर आता है और कहता है कि हमारा टारगेट है डेक्स्टर, जो एक्सप्लोजिव्स का एक्सपर्ट है। फिर मैकरेडी बताता है कि ये कोई शेकडाउन नहीं बल्कि एक सेटअप है, क्योंकि वो डेक्स्टर डेकोन को एक ऐसी डील में फंसाना चाहते हैं जिससे फेडरल के पास काफी सारे सबूत आ जाएं। अब डेक्स्टर डेकोन फेड्स को तो कोसों दूर से पहचान लेता है, इसलिए ड्वाइट ही एक ऐसा इंसान है जो अब पुराने मॉबस्टर एनर्जी के साथ ये डील क्रैक कर सकता है। लेकिन रास्ते में ओवर स्पीड होने की वजह से हाईवे पेट्रोल वाले उनको रोक लेते हैं। फिर मैकरेडी अपना बैज दिखाकर रोप झाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोप बिल्कुल भी नहीं डरता और मैकरेडी का चालान काट देता है। तभी मैनफ्रेडी आगे आता है और अपनी बातों से कोप को मक्खन लगाने लगता है और थोड़ी सी रिश्वत देकर मैकरेडी को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेता है। अब मैनफ्रेडी का ये स्टाइल देखकर मैकरेडी उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। तभी कुछ ही देर में ड्वाइट मैनफ्रेडी डेक्स्टर डेकोन की शो पर पहुंच जाता है। पहले तो वो बड़े ही ठंडे दिमाग के साथ बायर बनने का नाटक करता है, लेकिन फिर वो अपना असली कार्ड खेलता है। वो डेकोन की आंखों में देखकर कहता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे बारे में पता कर लो, हम फिर बात करेंगे। ड्वाइट का ये ओल्ड स्कूल मॉबस्टर अंदाज देखकर डेकोन थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर टल्सा वापस आने के बाद ड्वाइट मैनफ्रेडी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मैकरेडी से साफ साफ कह देता है कि जिस तरह से तुम मुझे हैंडल करना चाहते हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। फिर मैकरेडी बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं ये सब किसी बड़े मकसद के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ड्वाइट भी कोई बच्चा नहीं है जो आंख बंद करके उस पर विश्वास कर ले। वो मैकरेडी की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि तू इतने बड़े बड़े शिकार छोड़कर एक छोटे से बंदे के पीछे क्यों पड़ गया। दरअसल ये मैकरेडी का कोई ऑफिशियल काम नहीं था, बल्कि उसकी पर्सनल दुश्मनी थी और उसका ये मिशन ऑफ द बुक है। अब ड्वाइट मैनफ्रेडी का भी शातिर दिमाग चलने लगता है कि एक फेडरल का छोटा सा एजेंट उसको चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगले सीन में हम क्लियो को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए मिच आता है, क्योंकि उसको डर है कि क्लियो अकेली ही जेरेमी से भिड़ने की गलती ना कर बैठे। फिर मिच उसको लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहता है, लेकिन क्लियो उससे गाड़ी चलाने की रिक्वेस्ट करती है। मिच उसको गाड़ी चलाने के लिए दे तो देता है, लेकिन बहुत पछताता है क्योंकि क्लियो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाती है। फिर रास्ते में क्लियो सवाल उठाती है कि क्या ड्वाइट मैनफ्रेडी पर भरोसा करना सही है, क्योंकि वो तो एक एक्स क्रिमिनल है और जेल भी काट चुका है। लेकिन मिच बड़े ही गर्व से उसका पक्ष लेता है और कहता है कि वो एक ठोस बंदा है, वो कभी भी पीठ पर छुरा नहीं घोंपता और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब वो दोनों स्नैक्स लेने के लिए रुकते हैं तो क्लियो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो दुकान में चोरी शुरू कर देती है, इस चक्कर में घसीट लेती है। फिर वहां से निकलकर क्लियो सीधा जेरेमी के एस्टेट पर गाड़ी रोकती है और वहां से एक दारू की बोतल उठाती है और उसमें आग लगाकर जेरेमी का घर फूकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपने घर के जलने का बदला लेना चाहती थी। लेकिन मिच उसको ऐन मौके पर रोक देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जेरेमी उनको ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन फिर भी वो उनको जाने देता है। दरअसल इस समय जेरेमी प्रेशर में है, क्योंकि अगर ड्वाइट मैनफ्रेडी ने वो $150 मिलियन वाला बोर्बन का खजाना हथिया लिया तो जेरेमी का साम्राज्य राख हो जाएगा। अगले सीन में हम टाइसन को देखते हैं, जिसको ड्वाइट मैनफ्रेडी ने सख्ती से कहा था कि तुम बोर्बन बोटलिंग पर ध्यान दो, लेकिन टाइसन को तो हीरो बनना है। वो ग्रेस और बॉडी को लेकर बिना बताए निकल जाता है ताकि डेनमेर परिवार की जासूसी कर सके, क्योंकि उसका टारगेट था कोल डेनमेर। फिर वो तीनों ही कोल का पीछा करते करते उसकी जिम तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से वो उसको वेयर हाउस तक भी फॉलो करते हैं, जो अंदर से बुजुर्गों के लिए एक बिंगो हॉल बना हुआ है। ये सब देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोना को पता चलता है कि अरमांड गायब है। फिर जब ड्वाइट मैनफ्रेडी को ये खबर मिलती है तो उसका माथा ठिनक जाता है कि क्या गुडी ने अरमांड के बारे में झूठ बोला था कि वो अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा है। फिर उसको शक होता है क्या गुडी ही वो गद्दार है जिसका इशारा शो बार बार दे रहा था, या फिर मैकरेडी की छानबीन कोई पुराना राज खोलने वाली है। तभी हम गुडी को देखते हैं जो बिंगो हॉल में पहुंच जाता है और उसको एक पल में समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या स्कैम चल रहा
रहा है। दरअसल कोल उस बिंगो हॉल को एक जरिया बनाकर मासूम बुजुर्गों को लूट रहा था ताकि डेनमिर के गिरते हुए साम्राज्य को बचा सके। लेकिन गुडी भी कम नहीं था, वो कोल को उसके अपने ही खेल में हरा देता है और जबरदस्ती उससे पैसे निकलवा लेता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। तभी रात को टाइसन, ग्रेस और बॉडी एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं जहां टाइसन एक डांसर के जाल में फंस जाता है। फिर वो डांसर उसको एक प्राइवेट रूम में लेकर जाती है जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल कोल वहां पर पहले से ही मौजूद था। फिर वो टाइसन को किडनैप करके एक सुनसान कंटेनर यार्ड में ले जाता है और टाइसन को काफी टॉर्चर भी करता है और बार बार एक ही सवाल पूछता है कि बताओ बोर्बन का वो खजाना कहां पर छुपा है। पहले तो टाइसन काफी हिम्मत दिखाता है, लेकिन जब कोल उस डांसर को मारने की धमकी देता है तो टाइसन टूट जाता है और उस खजाने के बारे में बता देता है। फिर कोल के गुंडे टाइसन का मजाक उड़ाते हैं और उस पर रेसिस्ट कमेंट करने लगते हैं। फिर कोल अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसको इसके साइबर ट्रक में डालकर गोलियों से भून दो। फिर जब उसके आदमी ऐसा ही करते हैं तो टाइसन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका साइबर ट्रक बुलेट प्रूफ था, जो कि गोलियों के आगे उसकी ढाल बन गया और टाइसन की जान बच गई। वहीं दूसरी तरफ मैनफ्रेडी मार्गरेट के साथ एक सुकून भरी रात बिता रहा था। तभी उसके पास एक फोन आता है जिसको सुनने के बाद वो हिल जाता है। अब उसका मार्गरेट के साथ रात बिताने का सपना सपना ही रह जाता है क्योंकि इसकी लाइफ में भी एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही थी। मैनफ्रेडी को खबर मिलती है कि उसका पूरा का पूरा बर्बन स्टेट साफ हो चुका है और जेरेमी के लोगों ने 1 रुपए का भी माल नहीं छोड़ा। फिर ड्वाइट गुस्से में पागल हो जाता है क्योंकि टाइसन की एक गलती ने उसके मिलियंस डॉलर का नुकसान कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैनफ्रेडी टाइसन को निकाल देगा, और जवाब है नहीं, क्योंकि इस वक्त उसके पास लोगों की बहुत कमी है और ऊपर से उसका इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। अब टाइसन की वजह से एक ऐसी जंग छिड़ गई थी जिसको रोकना नामुमकिन है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं ड्वाइट गुस्से में यहाँ वहाँ टहल रहा था और उसके सामने उसकी पूरी टीम खड़ी थी, जैसे स्कूल के बच्चे सजा का इंतजार कर रहे हों। दरअसल ड्वाइट ने ये एम्पायर 0 से खड़ा किया था और बहुत मेहनत करके और अपना दिमाग चला के वो यहाँ तक पहुंचा, लेकिन अब उसका मिलियंस का माल गायब हो गया है। लेकिन इस समय बड़ा मुद्दा पैसा नहीं बल्कि गद्दारी है। ड्वाइट का उसूल बड़ा ही सिंपल है कि परिवार ही परिवार का ध्यान रखता है और इस बार वही रिश्ता टूट गया। दरअसल टाइसन ने अपने जज्बात को अपने दिमाग पर हावी होने दिया क्योंकि उसने उस सेरेनिटी नाम की गलत औरत पर भरोसा किया और डनमायर को उसकी सबसे बड़ी जीत थमा दी। फिर ड्वाइट टाइसन को सबके सामने बहुत डांटता है लेकिन उसको काम से नहीं निकालता। फिर वो एक असली लीडर की तरह सब में काम बांटता है। बॉडी को काम मिलता है उस चोरी किए हुए माल को ऑनलाइन ढूंढने का। ग्रेस नए बायर्स ढूंढेगी, लेकिन टाइसन को कोई भी काम नहीं दिया जाता और ये टाइसन के लिए किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन फिर भी वो ये सजा स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो ड्वाइट को अपने बाप जैसा मानता है। अब ड्वाइट का अगला टारगेट है बिल, क्योंकि डनमायर ने दोनों को ही चोट पहुंचाई है, इसलिए ये दुश्मनी से बनी दोस्ती अब कमजोर पड़ती जा रही है। फिर वो लोग उस गेटवे ड्राइवर का पता लगा लेते हैं, लेकिन बिल अपनी मनमानी करता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो उस ड्राइवर को धमकियां देता है और खूब चिल्लाता है और इससे पहले कि ड्वाइट उससे कुछ भी सवाल पूछ पाता, वो ड्राइवर को मार देता है। यानी कि अकेला ही सबूत था और वो भी खत्म। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में विंस घटिया अंडरबॉस क्वाइट रे के ऑफिस में जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि ड्वाइट की चुगली करके वो रे की नजरों में हीरो बन जाएगा। फिर वो रे को टल्सा के बढ़ते हुए कारोबार और ड्वाइट की ताकत के बारे में बताता है और रे बस खामोश बैठा बैठा सुनता रहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं देता। फिर विंस की पूरी बकबक सुनने के बाद वो उसको बाहर निकलने के लिए कहता है। रे को सब पता है कि टल्सा में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ड्वाइट को खेलने दे रहा है क्योंकि जैसे ही उसका ये एम्पायर पूरी तरह से कमाऊ बन जाएगा, रे आकर उस पर कब्जा कर लेगा। माफिया लोग ऐसे ही तो काम करते हैं, वो सफलता को रोकते नहीं बल्कि उसके सफल होने का इंतजार करते हैं ताकि बाद में उस पर कब्जा किया जा सके। दूसरी तरफ टल्सा में बॉडी अब क्रू का असली एमवीपी बनता जा रहा है। वो हैकिंग कर रहा है, लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है और यहाँ तक कि ब्रांडिंग भी कर रहा है। अब वो जैस्पर नाम का एक एआई मैस्कॉट बनाता है अपनी दारू की वायरल मार्केटिंग करने के लिए। इस एआई की आड़ में वो धीरे धीरे डनमायर के नेटवर्क में भी घुस रहा है और उनका डेटा चुरा रहा है।
और इतना ही नहीं, वो उनके सर्वर्स को भी जाम कर रहा है। दूसरी तरफ टाइसन अपने डाउनफॉल की वजह से काफी ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि उसने ड्वाइट का भरोसा खोया है और अब वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर वो अपने पिता मार्क के पास जाता है, जो कि एक एक्स-कोप है, और उनको धीरे धीरे ड्वाइट की दुनिया के बारे में समझाने लगता है और जासूसी के लिए राजी भी कर लेता है। फिर वो दोनों कोल डेनमायर के वेयर हाउस के बाहर बैठकर उसका इंतजार करते हैं और अपनी पुरानी गलतियों पर बात करते हैं। तभी जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहां से निकलती है सेरेनिटी और उसको देखते ही टाइसन का दिमाग हिल जाता है। अब उसको पता चल जाता है कि जो भी उसने किया वो सब एक ढोंग था। वो पूरे वक्त कोल के साथ मिली हुई थी और टाइसन के साथ नाटक कर रही थी। फिर टाइसन और उसके पिता उसका पीछा शुरू कर देते हैं। सेरेनिटी का पीछा करते करते वो लोग चोरी किए हुए माल तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े रेल यार्ड में था, और वहीं फ्लड लाइट्स के नीचे चोरी किए हुए दारू के हजारों बैरल्स चमक रहे थे। फिर टाइसन तुरंत ड्वाइट को फोन करता है और कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी पलटन वहां पर आ जाती है। अब ड्वाइट, बिल, बिगफुट सब लोग जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर वो लोग कोल को पकड़ लेते हैं और फिर जल्दी ही ड्वाइट का आमना सामना हो जाता है जेरेमी डेनमायर से। फिर ड्वाइट उसके आगे एक डील रखता है कि कोल की जान के बदले मुझे मेरी दारू वापस चाहिए, लेकिन जेरेमी हंसने लगता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरा बेटा इतना भी कीमती नहीं है। बस यही फर्क है ड्वाइट और जेरेमी में। ड्वाइट वफादारी से परिवार बनाता है और अपने लिए काम करने वालों को भी अपना परिवार समझता है, और दूसरी तरफ जेरेमी लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसको अपने ही परिवार की जान की परवाह नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं बिल के पास रे का फोन आता है और कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। अब टल्सा को 2 राजाओं की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही काफी है। तुम मेरे साथ मिल जाओ, ड्वाइट को रास्ते से हटाओ और मेरे लिए तुम अकेले ही टल्सा पर राज करो। इस समय बिल उसकी बातें सुनता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि रे ने बिल को वही चीज ऑफर कर दी जो वो हमेशा से ही चाहता था, यानी कि टल्सा पर पूरा का पूरा कंट्रोल। लास्ट सीन में हम देखते हैं ड्वाइट के पास उसकी दारू वापस आ गई है और उसकी टीम फिर से एक हो चुकी है। अब अपनी भारी जीत होने के कारण सबके दिल में खुशी है, लेकिन डेनमायर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब वो अपनी हार का बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के माफिया भी गिद्ध की तरह टल्सा पर ही मंडरा रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा तो ड्वाइट का अपना पार्टनर बिल है, जो कभी भी उसको धोखा दे सकता है। लेकिन टल्सा किंग का पुराना रिकॉर्ड रहा है, यहाँ जो भी कोई चीज गिरती है वो धमाके के साथ फटती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं ड्वाइट अपने मॉन्टेग डिस्टिलरीज की रीलॉन्चिंग की पार्टी कर रहा था, और ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी। ये ड्वाइट की इज्जत और उसके ब्रांड के कानूनी बनने का आखिरी मौका था। यहाँ पर लिकर दुनिया के बड़े बड़े नामचीन लोग आए हुए थे, और इन सब का यहाँ पर आने का प्रेशर बॉडी पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जानता है उनका पूरा आर्थिक भविष्य इसी पार्टी पर टिका है। लेकिन दोस्तों, जुर्म की दुनिया कभी भी सोती नहीं। मार्गरेट अपने रैंच को वापस पाने के लिए एक शैतान से हाथ मिला लेती है, और वो उस घटिया आदमी थ्रेशर को पार्टी में बुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के माफिया गिद्ध की तरह टुल्सा पर मंडरा रहे हैं। क्वाइट रे बिल पर दबाव बनाए हुए है ताकि वो ड्वाइट से जाकर बात करे, लेकिन बिल पुराने और नए के बीच में फंसा हुआ है कि उसको किसका साथ देना चाहिए, रे का या ड्वाइट मैनफ्रेडी का, और बिल ठीक से फैसला भी नहीं ले पा रहा। फिर वो ड्वाइट के पास जाता है और बताता है कि एक्वायर रूम पर हमला हुआ है। जरूर हमारे ही क्रू में कोई गद्दार है जो हमारी खबरें न्यूयॉर्क तक लीक कर रहा है। अब ड्वाइट इस मामले को संभाल ही रहा था कि तभी उसके पास डेकन नाम के बंदे का फोन आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन तभी उसके पास FBI एजेंट मैकरेडी का फोन आता है और वो कहता है जो भी तुम कर रहे हो उसको रोक दो, तुम सीधा मीटिंग में जाओ और अपने गेस्ट को संभालो। अब ड्वाइट को ये नहीं पता था कि मैकरेडी ने उसका फोन टैप किया हुआ है और उसकी सारी कॉल और टेक्स्ट सीधा मैकरेडी के पास भी पहुंच रहे हैं, यानी कि ड्वाइट की अब कोई भी प्राइवेसी नहीं है। लेकिन ड्वाइट तो सीधा डेकन से मिलने के लिए ब्रैड टब बक में पहुंच जाता है, लेकिन वो टाइसन को बाहर ही रुकने को कहता है, क्योंकि इस समय ड्वाइट एक बॉम्ब मेकर को हायर करने के लिए आया था ताकि वो डोनर एस्टेट को उड़ाने के लिए एक खास तरह का एक्सप्लोजिव बनवा सके, और वो नहीं चाहता था कि टाइसन इस अंधेरे कुएं के अंदर डूबे। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जैसे ही डेकन बाहर निकलता है तो बिल का एक आदमी जो पहले से ही ड्वाइट का पीछा कर रहा था
ड्वाइट और डीकन की तस्वीरें खींच लेता है। अब इस गुप्त मीटिंग का फिजिकल सबूत बिल के हाथ लग गया था, जिसका वो ड्वाइट के खिलाफ यूज कर सकता था। दूसरी तरफ पार्टी में जब सब गेस्ट एंजॉय कर रहे थे तो पार्टी में एक घमंडी और घटिया हेल्थ इंस्पेक्टर लीरी आता है, और ये कोई और नहीं बल्कि जेरेमी का भेजा हुआ एक मोहरा है, जिसको भ्रष्ट अटॉर्नी जनरल सैक राइडर ने सिर्फ एक काम के लिए भेजा है, और वो काम है किसी भी तरह ड्वाइट की डिस्टिलरी को बंद करवाना। फिर वो अकड़ते हुए बैरल रूम के अंदर घुस जाता है और बिगफुट और गुडी के सामने अपनी पावर दिखाने लगता है। फिर कभी वो वेंटिलेशन को लेकर और कभी बैरल्स को लेकर अपनी रिपोर्ट बनाने लगता है। तभी अचानक से बिगफुट एक जल्लाद बन जाता है और गलती से बोरबॉन बैरल्स के एक भारी ढेर को डिस्टेबलाइज कर देता है, और वो सारे बैरल्स सीधा लीरी के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके कारण उसका सर कुचला जाता है और चारों तरफ उसका खून फैल जाता है। अब ड्वाइट का ये क्रू सिर्फ कानून नहीं तोड़ रहा था, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी कर रहा था। अब वो ड्वाइट की इस प्रॉपर्टी पर हुए खून को छुपाने की कोशिश करते हैं। मिच तुरंत अपना दिमाग चलाता है और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि वो इस घटना को हादसा साबित करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसी लकीर पार कर दी थी जहां से वापस आना नामुमकिन है। लेकिन इतने में जेरेमी और कोल अपने गुंडों के साथ पार्टी में घुस जाते हैं। पूरी पार्टी एक जंग का मैदान बन जाती है। फिर जेरेमी चिल्लाते हुए सभी को बताता है कि यहाँ जितनी भी दारू है वो सब चोरी की है, और ड्वाइट ने उसको मेरे ही यहाँ से चुराया है। अब ये बात सुनते ही सारे वीआईपीज वहाँ से भाग निकलते हैं। ड्वाइट का सपना राख हो जाता है और स्पेंसर का भी दिल टूट जाता है, क्योंकि अब उसको भी पता चल गया था कि जिसको वो पसंद करती है यानी कि कोल, वो सिर्फ अपने बाप की कठपुतली है। फिर ड्वाइट की पार्टी खराब करने के बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बिल गुस्से और धोखे की आग में जल रहा था, इसलिए वो सीधा ड्वाइट के घर पहुंच जाता है, क्योंकि जब से उसको पता चला है कि ड्वाइट डीकन से मिला है तो उसके दिल में ड्वाइट के लिए काफी सारे सवाल उमड़ रहे हैं। फिर वो ड्वाइट से सवाल करता है कि ऐसा कौन सा साइड बिजनेस है जिससे तुम मुझे बाहर रखना चाहते हो। लेकिन ड्वाइट तो वायलेंट हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं कोई फेडरल इन्फॉर्मेंट हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, अब जाओ यहाँ से। फिर बिल वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद जब बिल एक ट्रैफिक लाइट पर रुका हुआ था तो अचानक से चारों तरफ से पुलिस आ जाती है और बिल को गाड़ी से बाहर निकालकर अरेस्ट कर लेती है। दरअसल इन सब को जेरेमी ने भेजा था, क्योंकि यहाँ की पुलिस जेरेमी की कठपुतली है, और बिल को गिरफ्तार करने का कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि वो जानता था कि बिल के क्रू और उसकी ताकत के बिना ड्वाइट अकेला पड़ जाएगा, इसीलिए उसने बिल को अरेस्ट करवा दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं अब सब कुछ सही हो जाता है और ड्वाइट आखिर वही जिंदगी जी रहा है जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। उसका बोर्बन ब्रांड ब्रेड टू बक अब टल्सा में एक बड़ा नाम बन चुका है। उसकी डिस्टिलरी भी अब अच्छी चल रही है और उसका क्रू भी वफादार बन गया है, यानी कारोबार मस्त और दोनों जेबों में माल ही माल। फिर एक दिन ड्वाइट जॉन से बात करता है और कहता है, मेरा मानना है कि जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ मुझ पर उतना ही दबाव बढ़ता जा रहा है। मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है और हर कदम पर गिरने का डर। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि कहीं मैं अपने लोगों का भरोसा ना तोड़ दूं। दूसरी तरफ फेडरल एजेंट मैक्रेडी ड्वाइट पर दबाव बना रहा था। वो आजादी का लालच देकर ड्वाइट से अपना काम करवा रहा था। दूसरी तरफ डेमियर परिवार भी ड्वाइट को खत्म करने की साजिश कर रहा था। कोल डेनियर अब खुलकर उसके कारोबार को निशाना बनाता है, जबकि जेरेमी पर्दे के पीछे रहकर ही सारी चालें चल रहा था। अब जल्दी ही ड्वाइट के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती है। वो आदमी जिसको ड्वाइट के आदमियों ने सीजन के शुरुआत में मार दिया था, उसको लीर की लाश मिल जाती है। लाश डिस्टिलरी के स्टोरेज में एक बैरल के अंदर छुपाई गई थी और मिच ने उसको औद्योगिक दुर्घटना दिखाकर मामला दबाने की योजना बना रखी थी। लेकिन ये बात ज्यादा देर छुप नहीं पाती। फिर अगली सुबह स्टेट अल्कोहल इन्फोर्समेंट टीम डिस्टिलरी पहुंच जाती है और टीम का नेतृत्व सैक राइडर कर रहा था, जो जेरेमी का ही आदमी है। जांच के बहाने वो लोग डिस्टिलरी को खतरनाक घोषित करके तुरंत बंद कर देते हैं। अब एक ही रात में ड्वाइट का वैध कारोबार ठप हो जाता है। फिर स्थिति संभालने के लिए ड्वाइट अपने भरोसेमंद लोग मिच, क्लियो, बॉडी, बिगफुट के साथ मीटिंग करता है और तय करता है कि अब हमें पुराने तरीके अपनाने होंगे। हम बोर्बन को गैर कानूनी तरीके से दूसरे स्टेट में बेचेंगे। ये काम जोखिम भरा होने वाला है, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता है अपनी डूबती नैया बचाने का। अब योजना के तहत मिच और क्लियो श्रेवेपोर्ट जाकर ब्लैक मार्केट के बड़े खिलाड़ी
जॉनी वेडनेसडे से मिलने चले जाते हैं, जबकि ग्रेस और बॉडी नकली परमिट के साथ सेंट लुइस की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ जाती है। बिल अचानक से गायब हो जाता है। गुडी घबराया हुआ आता है और सबको बताता है कि बिल का कहीं भी अता पता नहीं है। अब क्योंकि उसको आखिरी बार ड्वाइट के साथ देखा गया था और दोनों के बीच में तनाव भी था, इसलिए शख्स सीधा ड्वाइट पर ही जाता है। लेकिन ड्वाइट खुद को निर्दोष बताता है और कहता है जेरेमी ने बिल को नहीं उठाया होगा और मैक्रेडी भी इतनी मेहनत नहीं करेगा। अब सिर्फ एक ही आदमी बचता है और वो है क्वाइट रे। लेकिन तभी गुडी बताता है कि अरमांड, जो कि बिल का पुराना साथी था, उसकी लाश मिली है। पुलिस उसको सुसाइड का मामला बता रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये झूठ है। कोई है जो अपने पीछे के सारे सबूत मिटा रहा है। फिर ड्वाइट कहता है कि अब मैं इस आंख मिचौली से तंग आ चुका हूँ और फिर वो इस उलझन को खत्म करने के लिए क्वाइट रे से मिलने का फैसला करता है और उसके साथ अपनी एक मीटिंग फिक्स करवाता है। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बिल इस समय फेडरल कस्टडी में है, क्योंकि एजेंट मैक्रेडी ने उसको गुप्त रूप से कैद कर रखा है, क्योंकि उसको शक था कि बिल ड्वाइट का पीछा कर रहा है और वो इस राज के बहुत ही करीब है कि ड्वाइट फेडरल के लिए काम कर रहा है। अगर ये बात बिल को पता चल जाती तो वो गुस्से में आकर ड्वाइट को मार डालता या फिर पूरा का पूरा ऑपरेशन खराब कर देता। इसलिए मैक्रेडी ने ठंडे दिमाग से बिल पर झूठे चार्जेस लगाए और उसको एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर बंद कर दिया। लेकिन ड्वाइट को इस बात की खबर ही नहीं होती और वो रे से मिलने के लिए हॉट स्प्रिंग पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिच और क्लियो रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर से उलझ जाते हैं, जो कोल डेनवर का ही आदमी था। लेकिन मिच पल भर में उसकी अकड़ ठिकाने लगा देता है और फिर वो दोनों किसी तरह से बचकर श्रेवेपोर्ट पहुंच जाते हैं और जॉनी वेडनेसडे को उसका माल सौंप देते हैं। दूसरी तरफ ड्वाइट बिगफुट और टाइसन के साथ हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाता है। इस समय माहौल में ऐसी खामोशी थी जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन तभी क्वाइट रे अपने साथियों और विंस के साथ अंदर आता है। पहले तो उनमें काफी तमीज से बात होती है, लेकिन फिर रे अपनी असली औकात पर आ जाता है। वो सीधा ही ड्वाइट के शराब के धंधे में 80% का हिस्सा मांग लेता है। लेकिन ड्वाइट कहता है ये तो जबरन वसूली है। फिर वो रे पर बिल को किडनैप करने का भी इल्जाम लगाता है, लेकिन रे साफ साफ इनकार कर देता है। तभी इसी दौरान अचानक से पार्किंग लॉट में गोलियां चलने लगती हैं, क्योंकि कोल डेनवर के लोग उन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर तक वहां पर जबरदस्त फायरिंग होती है और सब लोग अपनी जान बचाकर छुपने लगते हैं। तभी ड्वाइट और उसके लोग किसी तरह से जवाबी फायरिंग करते हैं और हमलावरों को वहां से भगा देते हैं। लेकिन हमले के बाद हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि क्वाइट रे को लग रहा था कि ड्वाइट ने ही उसको मारने के लिए यहाँ पर बुलाया था। बाद में ड्वाइट रे के पास कॉल करके अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि वो हमला मैंने नहीं करवाया था। लेकिन रे उसकी कोई भी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि अब हम में समझौता नहीं होगा, अब जंग होगी। 7th एपिसोड में हम देखते हैं ड्वाइट का साम्राज्य अब लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी डिस्टिलरी अब बंद पड़ी है और फेडरल एजेंसियां उस पर नजर रखे हुए हैं। अब ड्वाइट चारों तरफ से ही घिरा हुआ था। काम बंद, रे से भी दुश्मनी हो गई, जेरेमी भी हाथ धोकर पीछे पड़ा है और पार्टनर भी गायब है। लेकिन ड्वाइट की सबसे बड़ी खासियत है कि वो मुश्किल वक्त में भी चालें सोच समझकर चलता है। दुनिया को लगता है कि वो कमजोर पड़ चुका है, जबकि असल में वो हालात को पलटने की तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान ब्रैड टू बक कैसीनो में ड्वाइट के पास क्वाइट रे का फोन आता है। दरअसल बबल्स में हुई गोलीबारी के बाद रे उससे दूर हो गया था। तभी बातचीत के दौरान ड्वाइट उसको एक ऑफर देता है कि नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से तुम संभालोगे और उसका पूरा मुनाफा भी तुम्हारा ही होगा, बस बदले में तुम मेरी डिस्टिलरी के काम में दखल नहीं दोगे। रे उसका ये ऑफर मान लेता है, हालांकि वो हल्का सा इशारा भी कर देता है कि आगे चलकर वो और बड़ा हिस्सा मांग सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए दोनों के बीच में टकराव खत्म हो जाता है। अब ड्वाइट का अगला स्टेप था बंद पड़ी डिस्टिलरी को फिर से चालू करना। इसलिए वो सीधा अटॉर्नी जनरल सैक राइडर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। राइडर को लगता है कि ड्वाइट उससे भीख मांगने के लिए आया है, लेकिन बातचीत का रुख जल्दी ही बदल जाता है। ड्वाइट को मार्गरेट के जरिए पहले ही पता चल गया था कि राइडर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका जुए का शौक है, जिसने उसको कर्ज में डुबो दिया है। फिर ड्वाइट उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाता है और गवर्नर पद के उम्मीदवार थ्रेशर के जरिए वो राइडर को अपने कैसीनो में बुलवाता है। राइडर वहां पहुंचते ही जम के
से जुआ खेलता है। शुरू में उसकी किस्मत उसका साथ देती है, वो लगातार जीतता जाता है। अब जीतने की खुशी में वहाँ पर खूब दारू उड़ाई जाती है और माहौल भी जश्न जैसा बन जाता है। उसको लगने लगता है कि अब सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन तभी ग्रेस वापस आ जाती है और अपने हाथ की सफाई का कमाल दिखाने लगती है। वो पुराने डाइस निकालकर लोडेड डिवाइस टेबल पर रख देती है, जिसके कारण धीरे धीरे खेल पलटने लगता है। जीत का सिलसिला रुक जाता है और उसकी हार बढ़ती जाती है। कुछ ही समय में वो अपना लगभग सब कुछ हार जाता है। तभी इसी दौरान जेरेमिया भी वहाँ पर आ जाता है ताकि अपने पालतू कुत्ते जैक राइडर को वहाँ से निकाल सके, लेकिन ड्वाइट उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ। अब सुबह तक जैक राइडर भारी कर्ज में डूब चुका था और ड्वाइट के सामने पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। फिर ड्वाइट उसको एक मौका देता है और कहता है मैं तुम्हारा सारा कर्ज खत्म कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जेरेमिया का साथ छोड़कर हमारा साथ देना होगा और होने वाले गवर्नर थ्रेशर का प्रचार करना होगा। अब मजबूरी में राइडर उसकी ये शर्त मान लेता है। तभी जब ड्वाइट 5D चेस खेल रहा था तो उसी समय ड्वाइट की टीम भी पैसों का इंतजाम करने में लग जाती है। टाइसन, गुडी और स्पेंसर एक कॉलेज हॉस्टल में छापा मारते हैं, जहां कुछ अमीर लोगों की बिगड़ी हुई औलादों का ड्रग्स का धंधा चल रहा था। फिर नकली FBI आईडी का इस्तेमाल करके वो लोग वहां से नगद पैसे और ड्रग्स जब्त कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्पेंसर की मुलाकात जेरेमिया के बेटे कोल से हो जाती है। बातचीत के दौरान कोल मान लेता है कि उसे अपने पिता के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इस जुर्म की दुनिया से दूर रहना चाहता है, लेकिन वो ड्वाइट पर हुए हमले के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ जेरेमिया को एक पैकेट मिलता है जिसमें आर्ट ऑफ वार नाम की एक किताब थी। उस किताब में ड्वाइट का लिखा एक संदेश था, हर युद्ध धोखे पर आधारित होता है। इसका मतलब अब साफ था, काउबॉय तुम्हारा चेकमेट हो चुका है। अब जल्दी ही डिस्टिलरी पर लगे प्रतिबंध हट जाते हैं। जब जेरेमिया को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में पहुंच जाता है और राइडर को गद्दार कहकर पुकारता है। फिर गुस्से में आकर वो राइडर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जिस आदमी ने खुद को ताकतवर समझकर सब पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी, अब वही बेबस हालत में ले जाया जा रहा था। दूसरी तरफ ड्वाइट का साम्राज्य अब फिर से खड़ा हो चुका है। उसने सिर्फ अपनी डिस्टिलरी ही वापस नहीं ली, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी खेल से बाहर कर दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं आज ड्वाइट बहुत ही खुश है क्योंकि उसकी डिस्टिलरी पर लगा बैन हट चुका है और अब बोर्बन की नदियां बहने वाली है। फिर ड्वाइट टशन में कहता है कि अब तो जेरेमिया डेनमियर को मुझसे भिड़ने के लिए नेशनल गार्ड बुलाने पड़ेंगे। मेरे रास्ते में आने की किसी की भी औकात नहीं है। दूसरी तरफ जेरेमिया भी जेल से बाहर आ चुका है क्योंकि उसके बेटे कोल ने उसकी जमानत करवा दी थी। अब भले ही कोल ने अपने पिता को जेल से छुड़वा लिया हो, लेकिन अब वो अपने पिता से तंग आ चुका है। फिर जैसे ही दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, वहाँ पहले से ही डीकन मौजूद था। ये वही खतरनाक बॉम्ब मेकर है जिससे मिलने के लिए ड्वाइट आया था। अब इसके यहाँ होने का एक ही मतलब निकलता है कि ये ड्वाइट को धोखा देने की तैयारी में है। ड्वाइट ने डीकन को पैसे दिए थे ताकि वो जेरेमिया का काम तमाम कर सके, लेकिन डीकन तो बड़ा ही हरामी निकला क्योंकि ड्वाइट से पैसे लेने के बाद भी उसने जेरेमिया के साथ हाथ मिला लिया। डीकन जेरेमिया से कहता है कि मुझे ड्वाइट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो मुझे यूज करके कूड़े की तरह फेंक देगा और FBI एजेंट मैकरेडी को मेरे पीछे लगा देगा। और देखा जाए तो डीकन की बात सही भी थी। ड्वाइट सच में उसको फंसाने वाला था, इसलिए डीकन उल्टा जेरेमिया को ऑफर देता है कि मैं ड्वाइट को ही रास्ते से हटा देता हूँ। बोलो क्या कहते हो। अब ड्वाइट का अपना ही हथियार उसकी कनपटी पर तन चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़े होटल में फंड रेजर इवेंट चल रहा था जहाँ थ्रेशर और मार्गरेट भी मौजूद थे। तभी पीछे के रास्ते से डीकन चुपचाप अंदर घुस जाता है और उसके हाथ में एक बैग भी है जिसमें उसने बम छुपा रखा है। फिर वो बड़े ही आराम से उस बम को बिल्डिंग के अंदर प्लांट कर देता है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता। ड्वाइट भी अपना साम्राज्य संभालने में इतना बिजी था कि उसको दिख ही नहीं रहा था कि उसके पीठ पीछे से क्या चल रहा है। ड्वाइट मैनफ्रेडी शतरंज का बादशाह तो बन गया है, लेकिन उसकी नजर उस प्यादे पर नहीं पड़ी जो पूरा बोर्ड पलटने की हिम्मत रखता है, और यही ड्वाइट मैनफ्रेडी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। दूसरी तरफ मैकरेडी भी ड्वाइट से मिलना चाहता था ताकि उसकी हेल्प से वो डीकन को पकड़ सके, क्योंकि सालों पहले डीकन के बॉम्ब ने मैकरेडी की पार्टनर की जान ले ली थी और ये मैकरेडी का पर्सनल बदला था। फिर दोनों ही एक सुनसान पार्किंग लॉट में मिलते हैं। ड्वाइट उसको एक बैग दिखाते हुए कहता है, ये रहे वो
पैसे जो मैं डीकन को देने वाला हूँ। लेकिन जब मैक्रेडी बार बार कानून और रूल्स की बात करता है तो ड्वाइट समझ जाता है कि जरूर ये कुछ गड़बड़ करेगा। इसलिए ड्वाइट उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम बैकअप टीम बुलाने की तैयारी में हो और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। फिर ड्वाइट मैक्रेडी से कहता है, देखो मैक्रेडी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम्हें बिल को रिहा करना होगा। लेकिन मैक्रेडी साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अब हमारे बीच कोई डील नहीं हो सकती। तभी मैक्रेडी ड्वाइट को एक रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है और कहता है, जब तुम डीकन से मिलने के लिए जाओगे तो तुम्हें ये पहनना होगा। लेकिन ड्वाइट का दिमाग भी बहुत तेज चलता है। वो समझ जाता है कि मैक्रेडी उसको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जैसे ही ड्वाइट उस वेयर हाउस के पास पहुंचता है जहां डीकन उससे मिलने वाला था, वहां सबसे पहले वो उस हेडफोन को निकाल कर फेंक देता है और मन ही मन सोचता है, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारा कहना मानूं। फिर जैसे ही ड्वाइट वेयर हाउस के अंदर जाता है, डीकन धोखा देते हुए उस पर गन तान देता है और कहता है, आज तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन ड्वाइट मैनफ्रेडी को हराना इतना भी आसान नहीं था। दरअसल उसको पहले से ही शक हो गया था कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए उसने प्लान बी रेडी कर रखा था। तभी अंधेरे में से अचानक मिच और बिगफुट निकल कर आते हैं। फिर वो दोनों बिजली की तेजी से डीकन को दबोच लेते हैं और उसको घसीटकर अपनी कार में डाल देते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब बेचारा मैक्रेडी और उसकी इनविजिबल टीम बाहर ही खड़ी रह जाती है और उनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि अब सारी बाजी ड्वाइट के हाथ में है। इसी दौरान फंड इरेजर इवेंट में एक बहुत ही इंटेंस सीन हो जाता है। थ्रेशर मार्गरेट को एक कोने में लेकर जाता है और वहां पर अपना शरीफ आदमी वाला मुखौटा उतार देता है। वो मार्गरेट को अपने कैबिनेट में एक सीट ऑफर करता है, लेकिन वो दोस्ती वाला ऑफर नहीं था बल्कि एक खुली खुली धमकी थी। थ्रेशर कहता है, देखो मार्गरेट, हम दोनों एक ही सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन ड्वाइट के साथ जुड़ने का मतलब है हम उसके गंदे बिजनेस से भी बंध गए हैं। वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ा ही रहता है और जब उसकी जेल जाने की बारी आएगी तो ड्वाइट खुद तो हमेशा की तरह निकल जाएगा और हम उसका कचरा साफ करते रह जाएंगे। अब वो ऐसी ऐसी बातें करके मार्गरेट के दिमाग में शक का बीज बो देता है और मार्गरेट के भी चेहरे की उदासी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थ्रेशर की बातों में आ गई है। दूसरी तरफ ड्वाइट, बिगफुट और मिच डीकन को लेकर अपने पुराने बोर्बन स्टोरेज यूनिट में पहुंच जाते हैं। वहां का सीन देखकर ही समझ में आ रहा था कि अब कुछ तो बुरा होने वाला है क्योंकि सबने प्लास्टिक के रेनकोट पहने हुए थे। अब ड्वाइट को डीकन से उन बंदों का नाम चाहिए था जो उसके साथ मिले हुए हैं। जब वो ड्वाइट को कुछ भी नहीं बताता तो ड्वाइट डीकन के पास जाता है और अचानक से अपने कोट पर लगा यूएसए फ्लैग का पिन निकालकर सीधा डीकन के चेहरे में घुसा देता है। अब ड्वाइट का ये गुस्सा देखकर डीकन सब कुछ उगल देता है और ड्वाइट उसकी हर एक बात की रिकॉर्डिंग कर लेता है। लेकिन जैसे ही ड्वाइट मिच और बिगफुट को इशारा करता है कि अब इस डीकन का काम तमाम कर दो, तो इतने में उसके पास टाइसन का फोन आ जाता है। दरअसल जेरेमिया के बेटे कोल का अचानक से जमीर जाग गया था और उसने स्पेंसर को बॉम्ब के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर स्पेंसर यही बात टाइसन को बता देती है और टाइसन दिमाग लगाकर समझ जाता है कि असली टारगेट ड्वाइट नहीं बल्कि फंड इरेजर इवेंट है जहां पर बहुत सारे अमीर लोग मौजूद हैं। फिर टाइसन तुरंत ये बात ड्वाइट को बता देता है। ड्वाइट को जैसे ही खतरे का एहसास होता है वो बिना एक पल गवाए मैक्रेडी को फोन करता है। अब उनकी आपसी लड़ाई और ईगो के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था, इसलिए ड्वाइट चिल्लाकर कहता है, मैक्रेडी मेरी बात सुनो, होटल के अंदर बॉम्ब है। ये बात सुनकर मैक्रेडी को यकीन ही नहीं होता। उसको लगता है कि ड्वाइट कोई ना कोई चाल चल रहा है, लेकिन फिर ड्वाइट खून से लथपथ और पिटे हुए डीकन को फोन थमा देता है ताकि वो खुद अपना गुनाह कबूल कर ले। डीकन की आवाज सुनते ही मैक्रेडी को विश्वास हो जाता है और वो अपनी दुश्मनी भूलकर ड्वाइट का साथ देने लगता है। अब एक तरफ ड्वाइट और उसकी टीम और दूसरी तरफ फेडरल और लोकल पुलिस सब के सब होटल की तरफ भागते हैं ताकि उसको खाली करवाया जा सके। लेकिन तभी थोड़ी देर में ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये बॉम्ब सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि जेरेमिया का खुला ऐलान था कि वो ड्वाइट को मिटाने के लिए पूरे शहर को भी जला सकता है और ऐसा काम कोई साइकोपैथ ही कर सकता है। अब देखा जाए तो अगर कोल बॉम्ब के बारे में ना बताता तो आज मार्गरेट, थ्रेशर और वहां पर मौजूद हर एक शख्स की लाश मिलती। कोल के एक सही फैसले ने सबकी जान बचा ली थी, लेकिन थ्रेशर को अब एक ठोस बहाना मिल गया था
कि ड्वाइट उसके पॉलिटिकल करियर के लिए एक खतरा है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं मैक्रेडी गिड़गिड़ाते हुए ड्वाइट से पूछता है, डीकन कहाँ है, उसको मेरे हवाले कर दो। लेकिन अब ड्वाइट के पास बॉम्ब मेकर भी है और उसका कन्फेशन भी, जिसमें डीकन ने अपने सारे साथियों के नाम उगल दिए हैं। वो डीकन को मैक्रेडी के हवाले नहीं करता, बल्कि वो मैक्रेडी को ही अपनी मुट्ठी में कर लेता है और अब वो उसका इस्तेमाल जेरेमिया को खत्म करने में करेगा। जेरेमिया डेनमियर ड्वाइट का अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन है और वो किसी भी कानून या उसूलों को नहीं मानता। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं ड्वाइट के हाथों में अब हुक्म का इक्का लग चुका है, यानी कि डीकन का रिकॉर्डेड कन्फेशन। अगर ड्वाइट चाहता तो उसका इस्तेमाल बिल को जेल से छुड़वाने के लिए भी कर सकता था, लेकिन नहीं। वो मैक्रेडी से कहता है कि मुझे बिल की आजादी नहीं चाहिए, बल्कि मेरी डिस्टिलरी के लिए लिकर लाइसेंस चाहिए। दूसरी तरफ जेरेमिया डेनमियर की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, क्योंकि ड्वाइट ने मार्केट में अपना माल उतारकर जेरेमिया को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। अब अलग अलग बायर्स और पब जेरेमिया का माल वापस भेज रहे थे, क्योंकि कोई भी क्लाइंट उनको खरीद ही नहीं रहा था। अब सबको सिर्फ ड्वाइट का ही ब्रांड चाहिए था। तभी जेरेमिया का बेटा कोल अपने बाप से कहता है, डैड हम बुरी तरह से हार रहे हैं, हमारा स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है और हमारा बिजनेस फेल हो रहा है, और यही नहीं, हमारा खास आदमी डीकन भी गायब है, इसलिए अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जेरेमिया अपने रिवेंज प्लान के फ्लॉप होने और अपने धंधे के डूबने की बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब ये लड़ाई उसके लिए पर्सनल हो गई थी। अब ये पागल जेरेमिया क्या चाल चलेगा, थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ ड्वाइट का सबसे भरोसेमंद साथी मिच भी काफी घायल था, क्योंकि उस धमाके में उसको काफी सारी चोटें आ गई थी। वहीं टाइसन, जो हमेशा से ड्वाइट की नजरों में ऊपर उठना चाहता था, वो कुछ रिस्की साइड हसल्स में फंस जाता है और उसका ये जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाना मामले को सुलझाने की बजाय और बिगाड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ड्वाइट का दोस्त रसेल तुलसा पहुंच जाता है। रसेल और ड्वाइट दोनों जेल के दिनों के दोस्त हैं। फिर जब वे दोनों मिलते हैं तो ढेर सारी बातें करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। फिर जब रसेल बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से न्यू ऑरलियंस जा रहा था और रास्ते में तुलसा रुक गया, तो ड्वाइट का माथा ठनक जाता है, क्योंकि ड्वाइट कोई बच्चा नहीं है। वो जानता है कि टल्सा इस रास्ते में नहीं पड़ता। फिर ड्वाइट के दबाव डालने पर रसेल सब कुछ सच उगल देता है और कहता है, ड्वाइट, रे ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं, लेकिन दोस्ती के नाते मेरा हाथ ही नहीं उठा, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने के लिए आया हूं। दूसरी तरफ जब रे को पता चलता है कि रसेल ने 2 बार मौका मिलने के बाद भी ड्वाइट पर गोली नहीं चलाई, तो वो फोन पर साफ साफ कह देता है कि तुमने अपना मौका गवा दिया। अब मैंने एक प्रोफेशनल असैसिन को भेजा है जो तुम दोनों का ही काम तमाम कर देगा। ये बात सुनकर ड्वाइट और रसेल समझ जाते हैं कि खतरा दोनों के सिर पर बराबर बराबर मंडरा रहा है। फिर ड्वाइट रसेल को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है और कहता है, हमें एक साथ मिलकर रे का मुकाबला करना होगा, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद ड्वाइट और रसेल उस होटल में जाते हैं जहां उनको लगता है कि वो कातिल उनका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वहां जाकर उनको एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। दरअसल रे ने एक नहीं बल्कि 2 असैसिन्स भेजे थे। दोनों ने एक जैसा पहनावा पहना हुआ था और एक ही कमरे में रुके हुए थे। फिर ड्वाइट कमरे में घुसता है और बिना पलक झपकाए एक हिटमैन को ढेर कर देता है। दूसरी तरफ रसेल भी बड़ी ही आसानी से दूसरे कातिल को मार गिराता है और वहां से निकल जाता है। फिर जब विंस उन दोनों हिटमैन का हालचाल पूछने के लिए पहुंचता है तो उसको वहां पर उन दोनों की लाशें मिलती है। अब रे का पूरा प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। अब ड्वाइट को लग रहा था कि उसने रे के भेजे हुए कातिलों को खत्म करके उस पर जीत हासिल कर ली, लेकिन तभी एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल जेरेमिया का एक गुंडा जॉन को देख लेता है और उसको उठा कर ले जाता है। अब जेरेमिया ने ड्वाइट की सबसे कमजोर नस को दबा दिया है, इसलिए वो ड्वाइट से कहता है, अगर जॉन की सलामती चाहते हो तो मोंटेग्यू डिस्टिलरी मेरे नाम कर दो। अब ड्वाइट, जो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वो जॉन के मामले में भावुक हो जाता है। अब क्या वो अपनी डिस्टिलरी जेरेमिया के नाम कर देगा या फिर कोई और बड़ा धमाका करेगा, ये हम लास्ट एपिसोड में देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जॉन को घसीटकर डेनमियर के ठिकाने पर लाया जाता है। जेरेमिया, जिसने अब पूरी तरह से अपनी अक्ल खो दी है, अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि जॉन को बांध दिया जाए। अब जॉन वहां पर जिप टाई से बंधी है। इस बात का ड्वाइट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो तो मार्गरेट के साथ बैठकर पोलिंग नंबर्स पर बहस कर रहा था। तभी मार्गरेट ड्वाइट को बताती है कि थ्रेशर उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ी कैबिनेट पोजीशन देना चाहता है। अब ये बात सुनकर ड्वाइट का रिएक्शन
एकदम जेलस बॉयफ्रेंड की तरह हो जाता है। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चुराना चाहता है। फिर मार्गरेट ड्वाइट को समझाती है, देखो थ्रेशर ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, अब अगर एक बार वो गवर्नर बन गया तो वो तुम्हें कूड़े के ढेर की तरफ फेंक देगा ताकि अपने दामन से मॉब की बदबू साफ कर सके। मार्गरेट की बात 100% सही थी। वो ड्वाइट को कहती है कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई अच्छी पोजीशन पालूंगी तो थ्रेशर पर हर वक्त नजर रख पाऊंगी। ये बात सुनकर ड्वाइट मान जाता है कि गवर्नर के महल में एक जासूस तो होना ही चाहिए। फिर जब मार्गरेट के जाने के बाद वो अकेला होता है तो उसको एहसास होता है कि जॉन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। फिर वो जॉन को कॉल करता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब ड्वाइट को चिंता होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका फोन बजता है। फिर जब ड्वाइट फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से जेरेमिया बात करता है। वो सीधा ही मुद्दे की बात करता है कि अगर अपनी बहन की जिंदगी चाहिए तो मोंटेग्यू डिस्टिलरी मेरे हवाले कर दो। अब क्योंकि बात सिर्फ धंधे की नहीं रही बल्कि फैमिली पर आ गई थी, इसलिए ड्वाइट फोन काटते ही एक खतरनाक जनरल बन जाता है। फिर वो ब्रैड टू बक में दाखिल होता है और अपने सभी एवेंजर्स मिच, टाइसन, बॉडी, गुडी और बिगफुट को इशारा करता है कि एंड गेम के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ जेरेमिया अपने ही बेटे कोल को इस पूरे प्लान से बाहर रखता है क्योंकि वो जानता है कि कोल अब उसका साथ नहीं देगा और उसको ये भी शक है कि होटल वाले बॉम्ब की खबर कोल ने ही उन लोगों को दी होगी। अब जेरेमिया ने अपने ऑफिस के बाहर 2 गुंडे भी खड़े कर दिए थे ताकि कोल को पता न चल सके कि अंदर उन्होंने एक औरत को बांधा हुआ है, लेकिन कोल को कोई भी नहीं रोक पाता। वो अंदर घुसता है और जवान को बंधा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो डरता हुआ जवान से कहता है, जवान प्लीज पेपर्स पर साइन कर दो और डिस्टिलरी मेरे पापा के हवाले कर दो। जान है तो जहान है। लेकिन जवान तो उस कमरे में सबसे हिम्मत वाली औरत निकली। वो कहती है, अगर मैंने साइन कर भी दिए तो भी तुम्हारा बाप मुझे मार डालेगा, और 1% मान लो अगर तुम्हारे बाप ने मुझे नहीं भी मारा तो मेरा भाई इस पूरी जगह को जलाकर राख कर देगा। क्योंकि जवान भी जान गई थी कि अब शांति का कोई रास्ता नहीं बचा, अब 100% जंग ही होगी। दूसरी तरफ बैट टू बक में बिगफुट अपनी फैमिली को बुलाता है जो WWE के पहलवानों से कम नहीं थी। तभी मिच भी रिकेट द क्रिकेट को लेकर आता है, लेकिन ये बंदा अपने साथ इतना सारा असला और बारूद लेकर आया था कि जैसे किसी देश पर हमला करना हो। लेकिन असली गेम तो तब चेंज होती है जब दरवाजे से कोल अंदर दाखिल होता है। टाइसन तो उसको वहीं ढेर करना चाहता था और गुडी का हाथ भी अपनी बंदूक पर पहुंच जाता है, लेकिन कोल यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने बाप को धोखा देने के लिए आया था। फिर वो ड्वाइट को अपने पूरे महल का नक्शा देता है, ये जानते हुए कि वो अपने बाप को सीधा जल्लाद के हवाले कर रहा है। लेकिन ड्वाइट यहाँ पर थोड़ी काइंडनेस दिखाता है और कोल को कहता है, तुम यहीं पर रुको क्योंकि तुम अपने बाप को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख पाओगे। ऐसा करके ड्वाइट ने कोल को सदमे में जाने से बचा लिया था, लेकिन साथ ही ये भी पक्का कर लिया कि मैदान जंग में कोई रुकावट ना आए। फिर ड्वाइट गुडी को साइड में लेकर जाता है और कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम कमान संभालोगे। यानी कि जो बंदा पिछले सीजन में दुश्मन था, आज ड्वाइट उस पर ही भरोसा कर रहा है। गुडी भी अब ऑफिशियली ड्वाइट का अंडर बॉस बन चुका है। फिर ड्वाइट की पूरी फौज डेनमेयर स्टेट पर धावा बोल देती है और ड्वाइट के लोग भूखे शेरों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। तभी जब जेरेमिया देखता है कि उसका साम्राज्य ढेर हो रहा है तो वो वही करता है जो हर एक डरपोक इंसान करता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मासूम जवान को वहीं पर छोड़ देता है जिसको ड्वाइट जल्दी ही ढूंढ निकालता है। अब ये लड़ाई कोई धंधे की लड़ाई नहीं थी बल्कि निजी लड़ाई बन गई थी, इसलिए ड्वाइट ने जेरेमिया को कुत्ते की तरह पीटा और थियो की तरह जेरेमिया को भी जिंदा जला दिया और थियो का बदला ले लिया। दोस्तों, ये पुराने जमाने वाली हिंदी फिल्मों की तरह आंख के बदले आंख और माँ के बदले माँ वाला इंसाफ था। इसने साबित कर दिया कि ड्वाइट मैनफ्रेडी भले ही मजाकिया हो, लेकिन वो है तो एक माफिया बॉस। उसने जेरेमिया को राख बनाकर थ्रेशर और FBI को एक साफ साफ मैसेज दे दिया कि मेरे परिवार को छूने की हिम्मत भी मत करना। फिर जंग खत्म होने के बाद ब्रैड टू बक में जश्न मनाया जाता है। सब लोग बहुत ही खुश हैं, लेकिन तभी रसेल कहता है, ड्वाइट मैं रिटायर नहीं हो रहा, मैं न्यू ऑर्लियंस जा रहा हूँ अपना एक नया कारोबार शुरू करने, और ड्वाइट भी मान जाता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं ड्वाइट और मैक्रेडी एक कोने में मिलते हैं। मैक्रेडी ड्वाइट को एक फेडरल बेसिक परमिट थमा देता है, यानी कि ड्वाइट का धंधा अब लेजिट हो चुका है। लेकिन माफिया की इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। ड्वाइट उसको डीकन के कन्फेशन वाली पेन ड्राइव दे देता है। फिर मैक्रेडी पूछता है कि उसकी लाश कहाँ है और ड्वाइट सिर्फ एक गहरी नजरों से देखता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता।
मैक्रेडी समझ जाता है और कहता है जब तक वो लाश छुपी हुई है हम दोनों पार्टनर हैं। यानी कि ड्वाइट अब कानून से लड़ नहीं रहा, उसने कानून को अपना पार्टनर बना लिया। और इसी के साथ टल्सा किंग सीजन 3 का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीजन पसंद आया हो तो इसके पहले 2 सीजन अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, जो कि इससे भी ज्यादा मजेदार थे। और दोस्तों, इससे नेक्स्ट जो सीरीज आने वाली है वो तो और भी मजेदार होने वाली है, इसलिए वो आपसे स्किप ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं उसको अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन, बाय बाय।